राउंड के विनिंग सीरीज 54 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया amended prison policy to decongest the crowded jails? इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने अपने प्रिजन पॉलिसी में अमेंडमेंट किया है, बदलाव किया है? किस चीज के लिए? कि उनके जो जेल है वो ठूस ठूस के भर दिए है, वो कम करने के लिए वहां से प्रिजनर्स। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी राजस्थान। कौन सा स्टेट है? क्लिक कीजिए, हरी आप। ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच कीजिए। आंसर इज ए, यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ठूस ठूस के भरे दोस्तों अपने जेल में बहुत सारे प्रिजनर्स है, उनके लिए ये पॉलिसी चेंज कर दी। देख लेते हैं क्या मांझ रहा है। सी, इन न्यू पॉलिसी यूपी रिमूव्स 60-year एज बार टू रिलीज लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्रिजनर्स। जिनका लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट है उनको 60 ईयर के बाद ही पहले रिलीज कर सकते थे, उनका एज 60 होना था, अभी एक चेंज कर दिया। अब क्या कर दिया है, अभी उन्होंने कहा है कि भाई कोई मर्डर वगैरह करता है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है तो कब तक रह सकता है? 16 ईयर तक रह सकता है विदाउट रेमिशन और 20 ईयर्स विथ रेमिशन, है ना। इस टाइप का एक क्लॉज बना दिया। पहले कैसा था कि उसको 60 साल कंप्लीट होना ही चाहिए, यानी एक बंदा जो है सपोज टू बी उम्र के एज द एज ऑफ 21 या 22 में जेल में गया होगा तो बेचारा कब तक रहता था? 60 ईयर, यानी बिल्कुल एक 40 ईयर्स तक रहता है ना, उसकी लाइफ खत्म, बराबर है। अभी वो आफ्टर 16 ईयर्स जल्दी रिलीज हो जाएगा, टेंशन नहीं। दूसरे करने के लिए खैर वैसा नहीं। अच्छी पॉलिसी है ये, बहुत अच्छी पॉलिसी है। करंटली देखा जाए तो वहां पे देखो 1.14 लाख इनमेट्स है जो प्रिजन में है, जबकि कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ 70,000, यानी ठुस ठुस के ही भरे भाई, है ना। बड़ा मुश्किल काम होता होगा। अब देखो उसमें से लाइफ टर्म कितने लोगों का है, तो 12,000 लोग जो है ये लाइफ टर्म में है, तो ऑब्वियसली इतने ज्यादा पैमाने पर है तो रिलीज हो जाएंगे। एक टोटल 6 सेंट्रल जेल है यूपी में। एक प्रयागराज है, वाराणसी है, फतेहगढ़ है, इटवा है, बरेली और आगरा यहाँ पे है। एक मॉडल जेल भी है लखनऊ में, जिनका बढ़िया रिकॉर्ड रहता, गुड रिकॉर्ड रहता, उनको यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। बरेली जो है, बरेली में एक वुमन सेंट्रल जेल है, तो ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, द यूज एंड फाइल प्रोसीजर इज रिलेटेड टू। यूज एंड फाइल प्रोसीजर किससे रिलेटेड है? स्टॉक मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस मार्केट एंड रिटेल कंज्यूमर मार्केट। कौन सा है देख लीजिए, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच कीजिए। आंसर इज सी, इंश्योरेंस मार्केट से रिलेटेड है दोस्तों। चलो क्या न्यूज है देख लेते हैं। यूज एंड फाइल न्यू इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सैंस नॉर्ड। 10 जून 2022 को जो इंश्योरेंस वॉचडॉग है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना, उसने यूज एंड फाइल प्रोसीजर एक्सटेंड किया है बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। तो ऑब्वियसली अभी रेगुलेटर को जो है नया प्रोडक्ट यदि लॉन्च करना है तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी कौन से एरिया में नहीं अलाउ है? तो इंडिविजुअल सेविंग, इंडिविजुअल पेंशंस एंड एन्युटी स्कीम, इसमें अलाउ नहीं है। अब पहले रिलैक्सेशन दिया था, पहले इरडा ने रिलैक्सेशन दिया था यूज एंड फाइल प्रोसीजर के तहत, वो था हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट और जनरल इंश्योरेंस कवर। अभी बाकी के लाइफ इंश्योरेंस कवर भी उन्होंने ओपन कर डाले।
अब यूज एंड फाइल मेथड क्या है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है जो इंश्योरर है वो अपने कस्टमर को किस ढंग से प्रोडक्ट दे। अब बदलाव आते हैं, नए नए डिसीज आते रहते हैं, बहुत सारे इशू, जैसे कोविड का इशू था, है ना। ऐसे सिचुएशन में यदि उनको पॉलिसी में ये इंक्लूड करना है और पॉलिसी लॉन्च करनी है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अब परमिशन की जरूरत नहीं, तो क्या है, सिंपल सा है कि अभी कुछ भी रहा, कोई बदलाव रहा तो वो एक नया पॉलिसी बना लेंगे या पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर लेंगे, पॉलिसी अमेंडेड कर लेंगे अपने लेवल पर और लॉन्च कर लेंगे। यानी अल्टीमेटली कस्टमाइजेशन ऑफ पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, है ना, कस्टमाइजेशन ऑफ पॉलिसी एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, है ना, कस्टमर के नीड के हिसाब से वो तुरंत कर पाएंगे, तो काफी आसानी से वो कस्टमर तक ये पहुंचा पाएंगे और कस्टमर भी ज्यादा से ज्यादा टैपअप हो पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विथ रिगार्ड टू द फिच रेटिंग्स आउटलुक फॉर इंडिया। इंडिया के फिच रेटिंग्स आउटलुक के बारे में ये फैक्ट्स है। पहला फैक्ट्स, इट रिवाइज्ड इट्स आउटलुक फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म फॉरेन currency issuer default rating IDR to stable from negative after a gap of 2 year। 2 साल के बाद IDR का जो रेटिंग रहता है वो ब्लॉक में जो है निगेटिव से स्टेबल, ये इसमें पोजीशन में आ गया है। दूसरा है, इट हैज रिटेन्ड इट्स सॉवरेन रेटिंग फॉर इंडिया at the lowest investment grade of BBB minus, that is negative, for 16 years now, है ना। पिछले 16 साल से जो है इंडिया की सॉवरेन रेटिंग जो है निगेटिव ही है, लोएस्ट कैटेगरी में रख दी है फिच रेटिंग में। ऐसे 2 फैक्ट्स है, ध्यान में आया क्या? दोनों फैक्ट कैसे लगते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, बदले हुए लगते हैं। और इसी वजह से ध्यान में रखो कि बहुत सारे रेटिंग अभी चल रहे हैं, उसके जो इंडिया के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस है और जो नोट्स है वो ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो पहले इसमें बोल दिया उन्होंने फॉरेन करेंसी में इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग में इंडिया की पोजीशन स्टेबल हो गई भाई, और दूसरे इसमें बोला कि भाई सॉवरेन रेटिंग का जो ये है इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो है वो सबसे पुअर है, BBB माइनस 16 साल से चल रहा है। कौन से फैक्ट्स करेक्ट है देख लेते हैं। ठीक है, चलो मैच करते हैं आंसर, आप क्लिक कीजिए। ओके, कर लिया है, चलो मैच करते हैं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। देखो दोस्तों, तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है यार ये गलत है। अभी ये देखो, ये वाला स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि यार अभी तो हमारा फॉरेक्स कम हो रहा है, बराबर है। अब फॉरेक्स कम हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टेबल कैसा होगा भाई, निगेटिव रह सकता है। यहाँ पे सॉवरेन रेटिंग निगेटिव है तो ये भी निगेटिव, यानी A1 गलत हो सकता है, ऐसी सोच बन सकती है। तो इसी वजह से ध्यान में रखना, देखो दोनों अलग अलग है। माना हमारा फॉरेक्स कम हो रहा है, लेकिन हमारे जो डिफॉल्ट रेटिंग यानी हमारा प्रॉब्लम नहीं लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमारे फॉरेक्स एसेट अच्छे बन गए हैं और हमारी वो एबिलिटी है सस्टेनेबल लेवल तक, हम लॉन्ग टर्म लेवल तक चल सके, है ना। लेकिन हमारी सॉवरेन रेटिंग है अभी भी नहीं बदली है। खैर, इसके लिए थोड़ा तुतुमय में हो रही है इंडिया के साथ, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, है ना। फिच रेटिंग जो है, एक्चुअली फिच रेटिंग ये अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है ना। तो क्या है एग्जैक्टली उसके रेटिंग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफली। देखो दोस्तों, सीधा सिनेरियो, आफ्टर 2 years फिच रेजेस द इंडियाज आउटलुक टू स्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि इंडिया का बहुत सारे रेटिंग एजेंसी के साथ पंगे चल रहे हैं कि भाई आप सही हमारा जो असेसमेंट है बराबर नहीं करते वगैरह करके, उसमें ये जो है ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। यूएसए की रेटिंग एजेंसी जो टॉप मोस्ट रेटिंग एजेंसी है कुछ चेंजेस करती है। एजेंसीज इंप्रूव्ड आउटलुक फॉलोज इट्स असेसमेंट दैट डाउनसाइड रिस्क टू द मीडियम टर्म ग्रोथ have diminished due to the nation's rapid economic recovery and easing financial sector weakness। क्यों पोजीशन बढ़ी है वो बताता है।
है ना। डिस्पाइट नियर टर्म हेडविंड्स फ्रॉम द ग्लोबल कमोडिटी प्राइस शॉक, यानी दुनिया में सब इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इस ढंग से हो गई कि हमारी रिकवरीज अच्छी है और इसी वजह से ये स्टेबल आउटलुक दे दिया गया है। विद दिस द फीच जॉइंस द पीयर्स, अब स्टैंडर्ड एंड पुअर के साथ साथ मूडिक के साथ साथ हम जो है हमारी रेटिंग जो है फीच ने भी अच्छी कर डाली। यानी एक तरफ से हम काफ़ी ये है टसल में है बहुत सारे रेटिंग के साथ, बहुत सारे इंडेक्स के साथ, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन इंडिया के साथ दिख रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक फोरकास्ट किया है कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो कम होने वाले है 7.8% फ्रॉम 8.5%। क्यों? तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो ये सारी दुनिया में चल रहा है भाई, ये इंडिया में ही नहीं है, तो ठीक है। तो अभी हम तो फिलहाल में बहुत अच्छे पोजीशन पर है। फोर्थ क्वेश्चन, nearly 12 lakh workers employed in the diamond cutting business in Surat and rural Gujarat areas comes from the various states, है ना। बहुत सारे स्टेट से जो है वर्कर्स यहाँ आते हैं गुजरात में और सूरत के विसिनिटी में रहते हैं डायमंड कटिंग में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। वर्कर्स जो है गुजरात एरिया में, तो ये वर्कर कौन से स्टेट से आए हैं उस हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट। केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। चलो मैच करते हैं। लगा लिया जोड़ी, आपने लगा लिया सीक्वेंस? ओके, मैं क्लिक कर रहा हूं, चलो मैच करो। आंसर इज ए 3 यानी राजस्थान, 2 यानी उत्तर प्रदेश, 4 यानी बिहार और ये केरला, ठीक है, 1 यानी केरला। ये इस ढंग से सीक्वेंस है दोस्तों, ध्यान में रखो। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरला रूप के बना दो, ठीक है। अब देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्कर्स कौन से स्टेट से, तो गुजरात से ही है। गुजरात जो है गुजरात से है। अराउंड 70% ऑफ द वर्कर्स, है ना, कंट्रीब्यूटेड बाय गुजरात इटसेल्फ, और बाकी के इस ढंग से है। न्यूज क्यों है भाई? न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी धंधा मंदा हो गया है डायमंड इंडस्ट्री का, पूरी वाट लग गई है उनकी। इंपोर्ट 100% रॉ मटेरियल फ्रॉम रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्री दैट इज साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कॉन्गो। अब ऐसे सिचुएशन में 30% रॉ मटेरियल ये रशिया से आता था। आप तो भाई पंगा हो गया, सब चल रहा है वहां पे, तो ये इसके बड़ा मुश्किल हो गया। अब यूएस को ज्यादातर एक्सपोर्ट होता था फिनिश जो डायमंड है, वो वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है डायमंड में, और इसीलिए 75% एक्सपोर्ट होता है यूएसए में। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर से इसका सप्लाई बंद हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा वर्क जो होता है स्मॉल डायमंड कटिंग में, वो विच इज कॉल्ड एज अ पतली, है ना, स्मॉल डायमंड को पतली कहते हैं, उसका सबसे ज्यादा वर्क जो होता है कटिंग और पॉलिशिंग का, वो रूरल गुजरात में होता है। वहां पे कॉन्सेंट्रेट है, पर्टिकुलरली सूरत और एरिया में अगल बगल के। और 2 कम्युनिटीज है, पटेल और जैन। ये दोनों कम्युनिटीज जो है डायमंड ट्रेड में है। पहले जैन कम्युनिटीज थी ट्रेड में डोमिनेट थी, अभी पटेल कम्युनिटीज भी आ गई। पहले पटेल कम्युनिटीज सिर्फ कटिंग में थी, अभी वो ट्रेडिंग में भी आ गई। जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट यदि देखे जाए तो हम क्या देखते हैं कि 2021-22 में वो बढ़ गया है ना, ध्यान में आए, $10 बिलियन से बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली ये एरिया जो है इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली इट हैव हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़िया है, जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट है, और ये एक्सपोर्ट भी होता है। ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, लेकिन इंपोर्ट अभी रशिया वॉर के वजह से गड़बड़। दूसरा रॉ मटेरियल अभी कॉस्टली भी हो गया क्योंकि हमारा रुपी जो है फॉल हो गया है, तो उससे हमारा इंपोर्ट भी महंगा हो गया, तो ये इंडस्ट्री थोड़ा खतरे में आ गई है। 5th क्वेश्चन,
कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया विथ, कौन से कंट्री के साथ इंडिया का जॉइंट वेंचर है? ये कुंडनकुलम KNP के साथ, ठीक है, KNPP, ठीक है। USA, इजराइल, रशिया, फ्रांस। मैच कीजिए आंसर, मैं क्लिक कर रहा हूं। कर लिया क्लिक आपने? ओके, आंसर इज सी, रशिया। ओके, रशिया के साथ ये हमारा जॉइंट वेंचर। अब न्यूज में क्यों आ गया? गड़बड़ तो नहीं हो गई भाई, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो देख लेते हैं क्या है न्यूज। भाई न्यूज ऐसी है, खबर बहुत बढ़िया है। रशिया डिलीवर्स मोर इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल, मोर इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल, है ना? खबर बहुत बढ़िया है भाई, है ना? अब रोसैटॉम जो है स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ रशिया, ये फर्स्ट बैच हमें सप्लाई कर रहा है मोर रिलायबल एंड कॉस्ट इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल TVS-2M ओवर एग्जिस्टिंग। अभी तक जो सप्लाई करता था उससे बढ़िया हमें जो है न्यूक्लियर फ्यूल अभी रशिया सप्लाई कर रहा है। अब खास बात क्या है, तो पहले जो न्यूक्लियर फ्यूल आता था उसका जो वेस्ट था, न्यूक्लियर वेस्ट का पूरा रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ समय लगता था, तब पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट शट डाउन करना पड़ता था। तो शटडाउन का पहला पीरियड था 12 मंथ्स, हर 12 महीने में हमें बंद करना पड़ता था, तो काफी नुकसान होता था। अभी ये साइकिल कहाँ है? 18 मंथ्स, 18 महीने तक अभी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते रहेगा। आफ्टर 18 मंथ्स इट विल बी क्लोज फॉर ऑल रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो ऑब्वियसली हमें 6 महीने जो है और कंटिन्यूस चलाने का मौका मिल रहा है। अब ये एक्चुअली इंडो रशियन प्रोजेक्ट है, जहां पे 6 जो है VVER रिएक्टर्स इस्टेब्लिश करने वाले हैं। कौन है? तो एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 बॉडीज है, ठीक है। विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है? 6000 मेगावाट, बराबर है। ये एग्रीमेंट हो गए थे, पहला एग्रीमेंट था 1988, दूसरा 1998 और तीसरा 2008। सो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए और बार बार देख के समझ लीजिए। डाटा भी रिलेटेड डाटा है, आपको काम में आने वाला है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस बनते, जो बन सकते हैं वही डाटा मैंने यहाँ पे दिया है। चलो, ऑल द बेस्ट।